ज्वाइन करना था, तो कांग्रेस क्यों नहीं की, बीजेपी में क्यों शामिल हुए आप? पिताजी के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, आपातकाल का जो अत्याचार हुआ था, जो जेल की जो घटनाएं हमने देखा, जो हथकड़ी पहना के ले जाते थे, हथकड़ी पहना के लाते थे उस समय आपातकाल के मीसाबंदियों को जो जेल में थे, तो लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उम्मीद बढ़ गई कि जो काम वास्तविक में होना चाहिए रायपुर के लोगों की जनता के लिए, अब वो हो पाएगी? लेकिन पिछले 4 साल में 25 लाख रुपए का काम पार्षदों के बोलने से महापौर ने नहीं करा पाया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नहीं करा पाया, एजाज ढेबर ने नहीं करा पाया। तो आप बताइए कि 4 साल में 25 लाख रुपए का जब पार्षदों के बोलने से काम नहीं हुआ, वो तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारा वार्ड विकसित हो गया था, हमारे वार्ड में सड़क, बिजली, पानी, बगीचे सब बन गए थे, लाइटें सब लग चुकी थी। तो बुलडोजर की राजनीति आगे भी चलती रहेगी या फिर इसे दिखावा के लिए कुछ दिन के लिए ऐसे इसको चला दिया? तो जो सड़कें बनाई गई वो चलने के लिए बनाई गई है, जो बगीचा बनाया गया है घूमने के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए, परिवार के साथ बच्चों के खेलने के लिए, वॉकिंग के लिए बनाया गया। तो सड़कों में यदि कोई सामान बैठ के बेचने लग जाएगा, सड़कों में कोई तिरपाल लगा के बैठ जाएगा, सड़कों में कोई दुकान बना लेगा, महापौर जी के वार्डों में 3-3 बजे तक दुकानें खुली रहेगी, है। महापौर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे? हमने मांग की है कि आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर नहीं पाए, जनता की भावना को समझ नहीं पाए, विकास को मुख्य धारा पे ला नहीं पाए, साफ सफाई व्यवस्था में आप असफल रहे, मच्छर उन्मूलन में आप असफल रहे, आप पर्याप्त मात्रा में सड़क, बिजली, पानी, बगीचों के लिए बजट नहीं ला पाए, आप पार्षदों के वार्डों में विकास के लिए राशि नहीं दे पाए। जनता कहीं ना कहीं सब चीज़ों को समझी है, तो विरोध में मतदान की है। तो आप इस्तीफा दें, भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा मांगी है और आगे भी मांगेगी। नमस्कार, TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। राजधानी रायपुर के अलग अलग 70 वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। साथ साथ हम जो वहां के पार्षद हैं उन लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, साथ ही उनके कामों का हिसाब ले रहे हैं। आज हम पहुंच चुके हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड में। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं यहाँ के पार्षद हैं मृत्युंजय दुबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सर हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के बारे में, कैसे आप राजनीति में, आपकी शिक्षा कहाँ, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए कि पिताजी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आचार्य नरेंद्र दुबे जी, और छत्तीसगढ़ राज्य, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया था। तो बाल्यकाल से ही, बचपन से ही मैं अपने पिताजी के साथ राजनीतिक गतिविधियों में, उनके जुलूस, धरना, प्रदर्शन, पृथक छत्तीसगढ़ मांग के आंदोलन और तमाम उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मित्र गण भी आते थे। तो आज़ादी के आंदोलन के किस्से, उस समय कैसे अंग्रेज़ों से लड़ते थे, और छत्तीसगढ़ राज्य की मांग, छत्तीसगढ़ भाषा को राज्य भाषा बनाने की मांग, खेती को उद्योग का दर्जा देने की मांग, स्थानीय कल कारखानों में छत्तीसगढ़ियों को नौकरी देने की मांग, इन सब मांगों को लेकर जो हमारे पिताजी, उसके बाद बड़े भाई छात्र संघ अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष बने अनिल दुबे जी, तो पूरा घर का परिवार एक राजनीतिक बैकग्राउंड और छत्तीसगढ़ियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाला हमारा परिवार रहा है। तो राजनीति में रुझान शुरू से था। कालीबाड़ी स्कूल में मैंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद साइंस कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया, लेकिन चूँकि राजनीतिक बैकग्राउंड था तो पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं था। तो फिर बाद में मैंने BA किया, MA किया, LLB किया, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में प्रवेश लिया, और 1989-90 में महाविद्यालय, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव मैंने जीता, और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में छात्र संघर्ष समिति, एक गैर राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन का मैंने गठन किया, और रायपुर, उस समय का रायपुर संभाग और बस्तर संभाग, लगभग 172 कॉलेज, और बाद में कॉलेज बढ़ते गए, इन सब कॉलेजों में छात्र संघर्ष समिति का गठन किया। छात्र संघ चुनाव को लगातार 10 साल तक मैंने उसका प्रतिनिधित्व किया, छात्र संघर्ष समिति के बैनर से चुनाव लड़ाते रहे, और सर्वाधिक लोकप्रिय छात्र संगठन 1990 से लेकर 2002 तक 3 तक छात्र संघर्ष समिति का पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एकाधिकार था। छात्र संघ के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से हम छात्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए परीक्षाओं में, पुनर्मूल्यांकन में, प्रवेश समस्या में, और परीक्षाओं में जो पाठ्यक्रम के बाहर से जो प्रश्न पूछे जाते थे,
और ख़ासकर बस्तर संभाग के छात्र छात्राओं को काफ़ी तकलीफ़ें होती थी। उस समय बस ही एक माध्यम था, तो एक दिन उनको आने में लगता था, यहाँ उनका समस्याओं का निराकरण नहीं होता था। तो छात्र संघर्ष समिति के प्रतिनिधि हर, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, बैलाडीला हो, किरंदुल हो, जगदलपुर हो, कांकेर हो, भानु प्रतापपुर हो, पखांजूर हो, सभी जगह हमारे छात्र संघर्ष समिति के कार्यकर्ता होते थे। अधिकतर छात्र संघर्ष समिति के छात्र संघ अध्यक्ष जीत के भी आते थे। तो उनके माध्यम से रविशंकर विश्वविद्यालय में छात्र समस्याओं का निराकरण होता था। तो एक निश्चित रूप से उस समय एक एडिशन निकलता था पेपर का, जो रायपुर में जिसका नाम, जो आंदोलन होता था पूरे बस्तर संभाग तक वो पेपरों में नाम छपता था, फोटो छपती थी। तो हम लोग सौभाग्यशाली थे कि जो यूनिवर्सिटी के आंदोलन होते थे, छात्रों के आंदोलन होते थे, उसमें हम लोगों के फ़ोटो, नाम और समाचार बस्तर के अंचल दूरस्थ, और चाहे वो मानपुर, मोहला, राजनांदगांव का हो, चाहे इधर देवभोग, गरियाबंद हो, जहाँ तक हमारे कसडोल हो, तो ये सब चलते थे। तो छात्र संघर्ष समिति एक लोकप्रिय छात्र संगठन के नाम से हर साल उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। तो काफ़ी उसमें हम लोगों ने छात्रों के हितों में संघर्ष किया, आंदोलन किया, सैकड़ों आंदोलन किया, सैकड़ों मांगे हमारी पूरी होती थी। और छात्र संघर्ष समिति को लेकर प्रशासन हो, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो, कुलपति हो, चाहे मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन मंत्रिमंडल हो, वो छात्र संघर्ष समिति के आंदोलन को गंभीरता से लेता था, उनकी मांगों को गंभीरता से लेता था। तो छात्र संघ से मेरा जीवन चालू हुआ और लगातार मैंने छात्रों के बीच 10 साल काम किया। बाद में जब देखा मैंने नगर निगम में, सुंदरनगर में, मैं रहता था कॉलोनी में, तो यहाँ एक भी सड़कें नहीं थी। बारिश में 3-4 महीना हम सड़क में पैदल चलने लायक नहीं रहते थे, एक लाइटें नहीं रहती थी। तो 1999 में पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड से मैंने निर्दलीय पार्षद के रूप में चुनाव लड़ा। और चूँकि छात्र संघ का बैकग्राउंड था, लगातार गतिविधियाँ शहरवासी उस समय देख रहे थे। मध्य प्रदेश था उस समय, छत्तीसगढ़ राज्य बना नहीं था। 22 दिसंबर 1999 को पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड का, रायपुर नगर निगम का, उस समय 54 वार्ड थे, मतदान हुआ। और मतदान में मुझे भारी मतों से विजय मिली। और उस समय तरुण चटर्जी महापौर बने थे। निश्चित रूप से 5,000 रुपये का केवल नगर निगम का बजट होता था। उस 5,000 के नगर निगम के बजट में हमने पंडित सुंदरलाल शर्मा से के इस कॉलोनी में, जहाँ एक सड़कें नहीं थी, एक स्ट्रीट लाइट नहीं थी, एक नाली नहीं था, पीने का पानी के किसी घर में कनेक्शन नहीं था, तो छात्र संघ के बैकग्राउंड से आने के कारण जब नगर निगम में हमने आंदोलन शुरू किया तो एक दबदबा था। तो महापौर तरुण चटर्जी ने निश्चित रूप से हमारे वार्डों के लिए लगभग 12 करोड़ के काम उस समय हुए, और सड़कें बनी, नालियाँ बनी, स्ट्रीट लाइटें लगी, हर घर में कनेक्शन पहुंचा। जनता ने महसूस किया कि जनप्रतिनिधि, एक पार्षद भी काम कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 100 टैंकर गर्मियों में पानी पिलाने वाला मैं पार्षद उस समय था। 2001 और 2002 में हर घरों में गर्मियों में 40 से 50 दिन टैंकरों के माध्यम से पानी देना पड़ता था, नल नहीं हुआ करता था। तो 100 टैंकर पानी प्रतिदिन मेरे सुबह 6 बजे से रात के 11, 12, 1, 1:30 बजे तक पानी पिलाते थे। तो काम भी किए, जनता का सहयोग भी मिला, जनता का आशीर्वाद भी मिला, जनता ने कामों को देखा। लगातार 3 बार निर्दलीय पार्षद और चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में मैं इस सुंदरनगर का प्रतिनिधित्व किया। और आज भी नगर निगम रायपुर में विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के प्रवक्ता के रूप में जनता की आवाज़ को उठाते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि 3 बार आप निर्दलीय लड़े हैं, इस बार बीजेपी के साथ आके उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 5 साल तक कांग्रेस का सरकार था यहाँ, तो अगर आपको पार्टी ही ज्वाइन करना था तो कांग्रेस क्यों नहीं की, बीजेपी में क्यों शामिल है? देखिए, जब मैं छात्र संघ का रविशंकर यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा जो नेता रहते उसमें मेरा नाम था। और मेरे मुकाबले में रविशंकर विश्वविद्यालय में छात्र संघर्ष समिति संगठन जैसा कोई लोकप्रिय संगठन नहीं था। उस समय NSUI से मुझे ऑफर मिला, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, उस समय के विद्याचरण शुक्ल जैसे नेताओं ने,
मुझे ऑफ़र किया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए, एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन चूंकि बताया मैंने आपको कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आपातकाल जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया तो आपको मालूम है कि आपातकाल में पहली गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी से, राजधानी तो आज बना, उस समय तो रायपुर शहर था मध्य प्रदेश के समय में, 27 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के 48 घंटे के भीतर ही मेरे पिताजी की गिरफ्तारी होती है। समाजवादी नेता के रूप में उनकी एक आज़ादी के आंदोलन में जो उन्होंने हिस्सा लिया था, आज़ादी के आंदोलन में जो जेल गए थे और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेकर वो जो आंदोलन करते थे 1967 से लेकर, और एक सशक्त संगठन गांव-गांव में चलता था, रैलियां चलती थी, जुलूस निकलती थी, और आनंद मार्ग के आचार्य थे। तो आनंद मार्ग, आरएसएस, ऐसे संगठनों पर इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध लगाया और इन सभी काम करने वाले लोगों को, जिनको उनसे लगता था कि आने वाले समय में ये कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकते हैं, इन सबको जेल में डाला। तो पिताजी के जब जेल में गया तब मैं 4वीं कक्षा में पढ़ता था, आनंद मार्ग स्कूल में ही पढ़ता था। आनंद मार्ग स्कूल, आरएसएस के सब कार्यालय बंद हो गए, सब समाज सेवा जो करते थे सब बंद हो गए। तो मैंने महाराणा प्रताप स्कूल में, मेरे बड़े पिताजी नगर निगम के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, उस समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो हमारी टीसी भी नहीं मिली। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में मैं पढ़ाई करता था। इमरजेंसी में स्कूलें बंद हो गए, आश्रम बंद हो गए, सभी की काम करने की शक्तियों को छीन लिया गया था। विचार की अभिव्यक्ति खत्म हो गई थी। सरकार के खिलाफ कोई बोलने वाला होता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो पिताजी की गिरफ्तारी के बाद में मैं सबसे परिवार में 3 भाइयों में छोटा था, बड़ी बहन थी। महाराणा प्रताप नयापारा स्कूल में, नगर निगम के स्कूल में मुझे प्रवेश दिलाया गया। 4वीं 5वीं वहाँ से मैंने चौथी फिर से पढ़ना पड़ा। अंग्रेजी माध्यम से पास होने के बावजूद मुझे 4थी हिंदी फिर से पढ़ना पड़ा, टीसी नहीं मिलने के कारण। चूँकि बड़े पिताजी हमारे नगर निगम में वाइस चेयरमैन थे, सरजू प्रसाद दुबे जी, तो वो मेरे को लेके गए थे, तो बिना टीसी के मेरा एडमिशन भी हुआ। वो एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, राजनीतिक बैकग्राउंड था, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पत्रकारिता के एक उनका नाम था, राजनीति में भी उन बड़े अग्रणी क्षेत्र में काम करते थे, हिंदू स्पोर्टिंग के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे। तो एडमिशन तो हो गया, लेकिन अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई छूट गई। उसके बाद मैंने कालीबाड़ी उच्चतर माध्यमिक शाला में 6वीं में प्रवेश लिया, वो हिंदी माध्यम का स्कूल था। बाद में कॉलेज में मैं हाई स्कूल में मैंने बायोलॉजी लिया, 11वीं पास हुआ, हायर सेकेंडरी की कॉलेज में पहुंचा। लेकिन बाद में मैंने राजनीति में मेरा चूँकि रुझान था, और चूँकि कांग्रेस ने जो प्रताड़ित किया था इमरजेंसी में, आज नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी याद करते हैं आपातकाल को। आज कांग्रेस वाले कहते हों कि आपातकाल को कांग्रेसियों ने लगवाया था, इंदिरा गांधी ने लगवाया था, तो बेकसूरों को, लाखों बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया गया था। 2 साल तक जेल में थे। आजकल तो छापा पड़ रहा है, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर ये लोग हल्ला मचाते हैं। बताइए कि आपातकाल में क्यों आप जेल भेजे थे? इस कारण मैं कांग्रेस गया नहीं। कांग्रेस में मुझे 1997-98 में ऑफर आया। 2001 में जब अजीत जोगी यहाँ 2000 में मुख्यमंत्री बने, तो रायपुर के कलेक्टर थे, मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना था, तो मेरे कामों से प्रभावित थे। उन्होंने मुझे एक बार नहीं, लगातार 6 महीना, साल भर तक मेरे पीछे पड़े रहे कि आप कांग्रेस में आ जाओ, आपको छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस का मैं अध्यक्ष बना दूंगा, आपको कांग्रेस में बड़े पदों में बैठा दूंगा, विधानसभा की टिकट दे दूंगा। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था, और मैं पार्षद बन गया था। तो मैं अपने सड़क, नाली, सड़क, बिजली, पानी, जो जनता के कामों थे उसको कराने में मैं मगन था, और काम भी हो रहे थे, जनता के आशीर्वाद भी मिल रहा था। तो मुझे लगा कि निर्दलीय रूप में इतना प्यार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है। बाद में हमने टोल प्लाजा का आंदोलन किया, टोल प्लाजा का आंदोलन करके टोल प्लाजा को हटाया। लाखे नगर से, सुंदरनगर, रायपुरा से लाखे नगर, आमापारा चौक से छत्तीसगढ़ की सबसे पहली सीमेंट कंक्रीट सड़क लगभग 7 करोड़ की जो बनी, वो हमारे आंदोलन के कारण बनी। तरुण चटर्जी महापौर 2001 में स्वीकृति हुई, पहली छत्तीसगढ़ की सीमेंट सड़क
जो आधुनिक मशीनों से बनी, वो रायपुरा से लाखेनगर, लाखेनगर से आमापारा, आमापारा से तेलघानी नाका तक की जो सड़क बनी, स्टेशन को जोड़ने वाली यहाँ एक सड़कें नहीं हुआ करती थी। हमने जनता से वादा किया था कि उस समय रेलवे स्टेशन साधन होता था कि जिस दिन हम पार्षद बनेंगे हम यहाँ से रेलवे स्टेशन तक की सड़क बनाएंगे, यहाँ से लाखेनगर तक की सड़क बनाएंगे, यहाँ से आमापारा ब्राह्मणपारा को जोड़ने वाली सड़क बनाएंगे। क्योंकि सड़कों में सैकड़ों गड्ढे, हजारों गड्ढे थे। एक बारिश हो जाती थी तो उसमें रिक्शा नहीं चलता था। रिक्शा वाला, उस समय रिक्शा ऑटो रिक्शा की बात नहीं थी, रिक्शे से लोग जाते थे, सिटी बस से जाते थे। यदि किसी को शहर जाना तो सुंदरनगर गेट से यहाँ से पैदल जाना होता था और सुंदरनगर गेट से शहर में सिटी बस से जाना होता था या रिक्शे से आना होता था। तो रिक्शा लाखेनगर चौक के पास बाद उतार देता था, सुंदरनगर गेट के अंदर तो आता ही नहीं था। बारिश में 3 महीना महिलाएं जो सब्जी खरीदने जाती थी, गोल बाजार सब्जी खरीदने जाते थे, अनाज लेने के लिए गोल बाजार जाते थे, हर चीज़ के लिए बाजार जाना पड़ता था। तो हमने सड़कों को बनवाया, जनता के साथ मिलकर आंदोलन किए। आंदोलन के परिणाम स्वरूप इस वार्ड का विकास हुआ और इस वार्ड का विकास रायपुर शहर के 54 वार्डों में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। उस समय 12 करोड़ का काम हुआ। तो जो काम हुए, जो सड़क नाली बिजली पानी के जो काम हुए, उसको जनता ने अप्रिशिएट किया। शहर में एक नगर निगम का पार्षद कैसे काम कर सकता है, वो हमारी एक छवि बनी और आशीर्वाद मिला। तो हम इसमें थे कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। दूसरे बार चुनाव लड़ा, जीता, तीसरे बार चुनाव लड़ा, जीता। बाद में महसूस हुआ 2019 में कि दोस्तों ने बोला, क्षेत्र की जनता ने बोला कि नहीं, आपको बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए। बोला बड़ा चुनाव तो मैं लड़ूंगा नहीं, निर्दलीय हूँ। फिर हमारे साथ सुनील सोनी जी पहली बार पार्षद बने थे, शहर के महापौर बने, 1999 में सभापति थे। उन्होंने काफ़ी हमारे को सहयोग उनका मिलता था, सदन में बोलने के लिए अवसर मिलता था, सदन में अपनी बात रखने के लिए अवसर मिलता था, जनता की जनहित के बात, सड़क बिजली पानी की बातों को हम उठाते थे तो उसमें अवसर मिलता था। तो सुनील सोनी जी को जब सांसद की टिकट मिली तो उन्होंने मुझसे फ़ोन में कहा कि तुमको मेरा काम करना है। मैं बोला मैं आपका काम करूँगा, लेकिन उस समय प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की करारी हार हुई थी। 15 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी और प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार चल रही थी। शुरू से विद्रोही प्रवृत्ति की और जनता की आवाज़ उठाने और आंदोलनकारी जो एक अंदर में हमारा एक ज्वाला जलती थी, तो मुझे लगा कि अब सही समय है। पिताजी के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, आपातकाल का जो अत्याचार हुआ था, जो जेल की जो घटनाएं हमने देखा, जो हथकड़ी पहना के ले जाते थे, हथकड़ी पहना के लाते थे उस समय आपातकाल के मीसाबंदियों को जो जेल में थे, तो लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना चाहिए और उनके साथ जाना चाहिए और इस कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ के फेंकना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी का जो काम 2014 के बाद देश में चल रहा था, तो निश्चित रूप से उनके कामों से भी प्रभावित हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ जो उनका काम करने का एक तरीका है, एक जज्बा है। पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आज़ादी के लिए जेल गए थे, तो कांग्रेस पार्टी में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमने स्वीकार किया और सुनील सोनी जी के साथ में 12 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के 10 दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता डॉक्टर रमन सिंह के हाथों स्वीकार की, प्रवेश किया और लगातार अब भारतीय जनता पार्टी में हमने काम किया। आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, ये जग जाहिर बात है। सर, अभी हम आपके वार्ड में घूम रहे थे तो लोगों की आशा और निराशा दोनों हम लोग सुने समझे। आपको क्या लगता है कि आप कितने सफल हो पाए इन 4 वर्षों में? देखिए, मैंने आपको बताया है ना कि जनता कभी संतुष्ट होती नहीं और जनता को कभी संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी में। तो जितनी आप सुविधा दोगे, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट वार्ड की बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट हर 5 साल में एक नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो 5 साल में आपको जब एक नई चीज़ें देखने को मिलती है तो आप देखेंगे कि आज कहीं आप मुझे ढूंढ के बता दें, कहीं एक सड़क नहीं है, नाली नहीं है, लाइट नहीं है। आप रात के देख लीजिए, पूरी 400 की 400 लाइटों में 10-12 लाइट बंद हो सकती है, लेकिन
390 लाइटें जल रही हैं, हर घर में पीने का पानी पहुंच गया है, 2-2 शानदार बगीचे बन गए हैं, साफ़ सुथरी सड़कें चल रही है, बिना गड्ढे की सड़कें हमारे वार्डों में। अभी भी 4 करोड़ 30 लाख की 12 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण अगले महीना होना है। ठीक है, तो काम तो हो रहे हैं, काम तो चल रहे हैं। सफाई से लोग परेशान हो सकते हैं, कचरा कौन डालता है? कचरा हमारे ही बीच से रहने वाले लोग सड़कों में कचरा डाल देते हैं, उसको उठाने का काम नगर निगम करता है। लाइटें बंद हो तो हम जवाबदार हैं, सड़कें ना हो तो पार्षद जवाबदार है, बगीचा ना हो तो पार्षद जवाबदार है, नल में पानी नहीं आ रहा हो तो हम जवाबदार हैं। लेकिन पानी आ रहा हो, लाइट जल रही हो, बगीचे समय पे खुल रहे हों, सड़कें साफ़ सुथरी हों, सड़कों में बारिश में पानी ना भर रहा हो, उसके बाद भी यदि किसी के राशन कार्ड नहीं बने हो, किसी को गरीबी रेखा का राशन कार्ड चाहिए, किसी को प्रधानमंत्री आवास चाहिए, गरीबों की अपनी समस्याएं हैं, व्यक्तिगत उनकी मांगे हैं, तो उनकी मांगे उनकी जगह जायज़ है। और अभी महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है कि हर महिलाओं को 1000 रुपये मिलेगा, जो योजनाएं चल रही है केंद्र के राज्य की, इस पर आएंगे। हम लोग जब घूम रहे थे वार्डों में, मोहल्लों में, तो बिजली पानी इसकी तो सुविधाएं बहुत अच्छी से मिल रही है लोगों को, लेकिन साफ़ सफाई की बात जहां आ रही है, नालियों में कचरा फंस जा रहा है या फिर प्रॉपर रूप से वहां कचरे का उठाई नहीं हो पा रहा है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग। मैंने वही कहा आपको कि इतना बड़ा वार्ड है, 17,000 मतदाता है, लगभग 40,000 जनसंख्या होगी, लगभग 5,000 मकान है, सबके घर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए जाता है। आप उसमें कचरा, कुछ लोग जो है 10% 20% लोग ऐसे निकल जाते हैं जो कचरा सड़कों में फेंक देते हैं, अपने घर के किराए से रह रहे हैं तो पीछे नाली में डाल देते हैं। तो जब तक हम अपने में सुधार नहीं करेंगे तो नाली में कचरा फंसने की समस्या रहेगी। ठीक है, तो नाली में यदि कचरा जा रहा है तो वहीं के आसपास के लोगों ने डाला होगा या गाड़ी में चलने वाला डाला होगा, पान पराग खाए और कचरा डाल दिए, पान खाए और कचरा डाल दिए, बीड़ी सिगरेट पिए और डाल दिए, कुछ सामान खरीदे, समोसा कचौड़ी खाए और नाली में डाल दिए। निर्धारित जगह में कचरा डालने की आदत अभी पूरे भारत के किसी भी शहर में नहीं है, चाहे वो आप दिल्ली चले जाओ, चाहे बॉम्बे चले जाओ। धीरे 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 अभी फाइन करने के लिए हम लोग मना करते हैं। अभी आप नगर निगम में देखेंगे कि फाइन करो, तो जब फाइन करने के लिए हम लोग मना करते हैं तो यदि कोई गलत काम कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, यदि आप बड़े शहरों में कहीं पर्यटन में चले जाओगे, सिगरेट पी रहा है, तुरंत 200 रुपये 500 रुपये फाइन हो जाता है। कचरा डालने वाले के ऊपर जब फाइन करना चालू करेगा तो 2 4 5 हमारे बीच से जो कचरा डालते हैं वो भी प्रवृत्ति बंद होगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 90% हम सफाई अभियान में भी, सुंदरनगर वार्ड को 70 वार्डों में जो सफाई अभियान का भी जो 6 महीने पहले पिछले साल जो हुआ था, तो दूसरा पुरस्कार हमको पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड को मिला है शहर के 70 वार्डों में। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि जनता की जो शिकायतें हैं वो गलत है, जनता की शिकायतें बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, लेकिन 70 वार्डों में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था में सुंदरनगर वार्ड जो है वो दूसरे नंबर पे आया है। तो दूसरे नंबर में इसीलिए आया है कि पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर हम सफाई व्यवस्था को भी मॉनिटरिंग करते हैं और अच्छी सफाई व्यवस्था के लिए प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर पर आपका वार्ड आया 70 वार्ड में, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है? अभी चूँकि ठंड का मौसम चल रहा है तो मच्छरों का भी ज़्यादा समस्या लोगों को हो रही है, तो एंटी लार्वा का जो लिक्विड है वो छिड़काव हो रहा है, फॉगिंग हो रही कि नहीं हो रही है? देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड में लगातार मैं 4 बार का पार्षद हूँ, 20-22 साल मुझे नगर निगम की राजनीति में हो गए हैं। कभी यहाँ पर पीलिया नहीं फैला, आज भी पानी की अशुद्धि के कारण, गंदगी के कारण कभी पीलिया नहीं फैला। कभी यहाँ पे डेंगू के केस 2 4 5 आ गए हैं, वो अलग विषय है, 50 लोग को डेंगू हो गए, 100 लोग को डेंगू हो गए, ऐसा कभी नहीं आया। मलेरिया के भी मामले या टाइफाइड के भी मामले जो पानी से या मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, 1-2 केस हो सकते हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी बस्ती हो, गरीब बस्ती इलाका हो, चाहे कॉलोनी क्षेत्र हो। तो मच्छरों की संख्या पूरे शहर में है और एक चुनौती है। मच्छरों का नियंत्रण हम कैसे करें, इसके लिए नगर निगम की जो कांग्रेस की सरकार है उसने अभी कोई ठोस काम नहीं किया है। विपक्ष के नाते हम लोग लगातार फॉगिंग की मांग करते हैं, एंटी लार्वा छिड़काव की मांग करते हैं, लेकिन कांग्रेस के भूपेश बघेल के कार्यकाल में शहरों के नगर निगमों को बजट नहीं मिला, वहाँ पर कोई काम परिषद काम नहीं करा पाई।
अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में जो कमियां हो गई है पिछले 4-5 सालों से, उसको दूर किया जाएगा। अभी बात आ रही है कि लोगों के लिए मकान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रमुख मूलभूत सुविधा में आता है। ये मकान कितना बना आपके वार्ड में, जो प्रधानमंत्री आवास है उसके तहत, या फिर जो पट्टा वितरण किया गया है अभी, कितने लाभार्थी आपके वार्ड में हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2022 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के 22 लाख मकान छत्तीसगढ़ में बनने थे, जिसे रोक दिया गया था। भूपेश बघेल जी ने अपनी किस्त, राज्य सरकार ने, कांग्रेस की राज्य सरकार ने किस्त नहीं दिया, वो पैसा 11,000 करोड़ रुपये यहाँ पे आके रखा रहा। 1-1.5 साल बाद वो पैसा वापस चला गया भूपेश बघेल जी के एक चिट्ठी के कारण कि हम इस पर पैसा जमा करने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव सिंह जी माननीय शपथ ले रहे हैं और पहला काम 18 लाख आवास बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में वो घोषणा करेंगे। मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में प्रधानमंत्री आवास के रूप में रायपुर राजधानी के जिन भी वार्डों में पट्टे वितरण हुए हैं, जिनके जो भी पात्रता रखते हैं, उसमें सबको प्रधानमंत्री आवास 1 से 1.5 साल में मिल जाएंगे। जी, राशन का भी एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। कितने राशन दुकान है आपके वार्ड में? देखिए, गरीब कल्याण योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के समय में 80 करोड़ भारतवासियों को, गरीब लोगों को 5-5 किलो, एक परिवार में 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, हर सदस्य को 5 किलो के नाम से अतिरिक्त जो राशन कार्ड है उसमें देने के लिए भेजा था। दुर्भाग्य कि छत्तीसगढ़ में 5,500 करोड़ का राशन घोटाला होता है, जिसकी जांच होती है, विधानसभा में प्रश्न उत्तर होते हैं, उसमें संबंधित मंत्री स्वीकार करते हैं कि हाँ, गरीबों को राशन नहीं मिला। तो राज्य सरकार ने गरीबों के राशन में डाका डाला है और हर गांव, चाहे वो नगर निगम रायपुर हो, चाहे गांव बस्तर तक हो, हर गरीब को राशन समय पे नहीं मिल पाया है, उनकी राशन में कटौती हुई है, इसकी जांच भी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हर गरीब को राशन मिलेगा। राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, हर महीने नए राशन कार्ड बनते हैं, हर महीने एक नया गरीब का राशन कार्ड बनता है, कई राशन कार्ड बनते हैं, उनको गरीबी रेखा का लाभ मिलता है, सामान्य को सामान्य का राशन मिलता है। अब आयुष्मान योजना जो प्रदेश में नहीं थी, अब आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे, शिविर लगा के कार्ड बनाए जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समस्याएं इनकी है वो तो हम आंदोलन किए हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है, गरीबों के राशन दुकानों के सामने पार्षदों ने आंदोलन किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आंदोलन किया है, पूरे विधायकों ने आंदोलन किया है। अब गरीबों के साथ न्याय होगा, गरीबों को अनाज मिलेगा, गरीबों को इलाज मिलेगा। चूँकि अब यहाँ रायपुर में चारों सीट में बीजेपी जीत कर आ गई है, तो आपको क्या लगता है कि उम्मीद बढ़ गई कि जो काम वास्तविक में होना चाहिए रायपुर के लोगों की, जनता के लिए, अब वो हो पाएगी? मुझे याद नहीं है कि कभी रायपुर की चारों सीटें विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल ने जीती हो। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल रायपुर शहर की चारों सीटें नहीं, बल्कि रायपुर जिले की 7 सीटों को विजयी प्राप्त किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि महापौर नगर निगम की कार्यप्रणाली से नाराज होकर, नगर निगम से ही जुड़ा मामला होता है। रायपुर के जो विधायक काम करते हैं, वो पार्षदों के माध्यम से वार्डों में क्या विकास होना चाहिए। मैं निर्दलीय पार्षद था, भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री हुआ करते थे। हमारे मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमको बुलाते थे, राजेश मूणत जी अपने क्षेत्र के पार्षदों को बुलाते थे और वहाँ पूछते थे कि आपके वार्डों में क्या विकास होना है। और 2 करोड़ 3 करोड़ के विकास कार्यों के लिए पार्षदों के पास जाता था, पार्षद बताते थे कि यहाँ पे 2 करोड़ के विकास कहाँ उनके वार्डों में होना है। वैसे एस्टीमेट बन के काम होता था। तब आज रायपुर शहर को राजधानी के रूप में हमने विकसित कर पाया, सुविधाएं दे पाई जनता को। लेकिन पिछले 4 साल में 25 लाख रुपए का काम पार्षदों के बोलने से महापौर ने नहीं करा पाया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नहीं करा पाया, एजाज ढेबर ने नहीं करा पाया। तो आप बताइए कि 4 साल में 25 लाख रुपए का जब पार्षदों के बोलने से काम नहीं हुआ, वो तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारा वार्ड विकसित हो गया था। हमारे वार्ड में सड़क, बिजली, पानी, बगीचे सब बन गए थे, लाइटें सब लग चुकी थी, केवल सफाई और लाइटों को मेंटेनेंस करने का काम था। तो जो विकास में पीछे रह गए, जिन वार्डों में काम, अभी भी सड़कें नहीं हैं, अभी भी बगीचे नहीं हैं, अभी भी विद्युत के खंभे नहीं लगे हैं, अभी भी लाइटें, सैकड़ों लाइटें लगनी हैं, ऐसे वार्ड आज 4 साल से खाली पड़े हैं। क्योंकि नए कॉलोनी बन रहे हैं, नए खंभे लगने हैं, नए सड़कें बनना है, नई नालियाँ बननी हैं।
2019 में आप बीजेपी की तरफ से महापौर के प्रत्याशी थे, चूँकि आप उस समय जीत नहीं पाए, तो अभी आपको क्या लगता है कि इन 4 वर्षों में महापौर बनने के बाद कितना विकास हो पाया रायपुर का, कितने सफल रहे महापौर? मैंने बताया ना कि 5,000 का बजट का कार्यकाल महापौर तरुण चटर्जी का मैंने देखा है 2000 से लेकर 2004 तक, दिसंबर तक, और उसका मैं पार्षद रहा हूँ। उस समय सुंदरगढ़ क्षेत्र में रायपुर शहर के किसी वार्डों में सड़कें नहीं थी। 5,000 के बजट में उस महापौर ने पार्षदों के से पूछ के करोड़ों रुपए का काम करा दिए। मेरे वार्ड में उस समय 12 करोड़ के काम हुए। आज 2,000 करोड़ के बजट के नगर निगम के कार्यकाल में 4 साल में कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर, प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री डहरिया जी, शिव डहरिया जी, इनके कार्यकाल में रायपुर राजधानी में वार्डों में पार्षदों से पूछ के 25 लाख रुपए का काम नहीं करवा पाए महापौर। अभी चुनाव के पहले उन्होंने घोषणा की थी, सदन में घोषणा की थी, पिछले साल भी घोषणा की थी कि हर वार्डों में 50-50 लाख रुपए के विकास कार्य जो पार्षद बता रहे हैं उसके अनुसार कराया जाएगा। हमने आंदोलन भी किया, धरना भी दिया। महापौर ने बोला कि 3 दिन में वो पैसे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री से बात हुई है, पेपर में बयान भी आया, टीवी चैनलों में चला भी, आचार संहिता लग गई। तात्यापारा से शारदा चौक सड़क चौड़ीकरण का भूमि पूजन मुख्यमंत्री कर देते हैं, महापौर कर देते हैं, लेकिन बजट में पैसा नहीं आता। चुनाव खत्म हो जाते हैं, नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी आ जाता है। ना नगर निगम में बजट के पैसे आए उस 50 लाख रुपए के पार्षदों के, ना ही तात्यापारा शारदा चौक सड़क चौड़ीकरण का काम चालू हुआ। तो ये कांग्रेस की सरकार केवल घोषणावीर सरकार, भूमि पूजन करने वाली सरकार और कामों को अमली जामा पहनाने वाली सरकार नहीं थी। अभी जनता पूछेगी इनसे, इनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कांग्रेस का हारने के पीछे का कारण एक ये भी है कि आपने झूठे वादे किए, आपने आपने छत्तीसगढ़ की जनता को झूठे वादे किए, झूठी घोषणाएं की, झूठे भूमि पूजन किए और जनता के भावनाओं के साथ आपने विश्वासघात किया। शराबबंदी का वादा किया था, आपने शराबबंदी नहीं की। प्रदेश में आपने बोला था कि हर नगर निगम में संपत्ति कर आधा हो जाएगा, क्या आपने संपत्ति कर आधा किया? बल्कि महापौर एजाज ढेबर कांग्रेस के बनने के बाद संपत्ति कर डबल हो गया। जो 2018-2017 में जो संपत्ति कर कोई 2,000 पटाता था, आज 5,000 पटा रहा है, कोई 5,000 पटाता था 12,000 पटा रहा है, कोई 10,000 पटाता था वो 25,000 रुपये पटा रहा है। जो यूजर चार्ज नहीं लगते थे, जो 2019 तक वो यूजर चार्ज लगने लगे, आज 5,000, 10,000 यूजर चार्ज लग रहे। गरीब के झोपड़ी में भी जाके आप देखोगे तो 450 रुपये यूजर चार्ज लग रहा है। तो महापौर जी ने तो टैक्स को बढ़ा दिया। झूठी घोषणाएं, झूठे वादे हैं इन्होंने किया और उसका परिणाम है इन्होंने हर महिलाओं को 500 रुपये देने का वादा किया था, स्व सहायता समूह के ऋण माफ़ करने का वादा किया था, इन्होंने आबिद कॉलोनी को वैध करने का वादा किया था। कोई मांगे इन्होंने पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को भत्ता की बात किए थे, चौथे साल वो भत्ता लाते, वो भी 1 लाख। यहाँ लाखों बेरोजगार बैठे हुए हैं। शराबबंदी का आपने वादा किया, महिलाओं को आपने विश्वास में लिया। गांव आप बोले कि हम गंगा जल की कसम खाते हैं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी शराबबंदी हो जाएगा। महिलाएं और जो शराब के विरोधी थे उनको वोट दे दिए। किसानों को आप बोनस देंगे बोले, किस्तों में बोनस देने लगे। 2100 रुपये में खरीदेंगे बोले 2500 रुपये में, आपने खरीदा। आज भी एक किस्त बची हुई है, इनकी सरकार चली गई। तो आपने जनता की भावनाओं के साथ खेला, झूठी घोषणाएं की, घोषणा पत्र लाए, झूठे वादे किए। TS बाबा उप मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि नगरीय प्रशासन में हमने राशि नहीं दे पाए, हमने शहरों का विकास नहीं कर पाया, हमने बहुत सारी घोषणाओं को पूरी नहीं कर पाए। इसके ये हार का कारण है। जी, अभी बीजेपी सत्ता में नहीं आई है और उसके बाद जो कार्रवाई है शुरू हो गई है, तो बुलडोजर की राजनीति आगे भी चलती रहेगी या फिर इस दिखावा के लिए कुछ दिन के लिए ऐसे इसको चला दिया? नहीं, देखिए, जिस दिन जनादेश जनता ने गिनती के माध्यम से दे दिया, उस दिन शासन प्रशासन जो बैठा है वो समझ जाता है नगर निगम में जिला प्रशासन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। कांग्रेस की चली गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ग्रहण के बाद काम
का ब्यौरा लेगी कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया। जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भावनाओं को समझते हैं कि कौन सरकार कैसे काम करती है, कौन सरकार कैसे काम करती है, अभी कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो जो सड़कें बनाई गई वो चलने के लिए बनाई गई है, जो बगीचा बनाया गया है घूमने के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए, परिवार के साथ बच्चों के खेलने के लिए, वॉकिंग के लिए बनाया गया। तो सड़कों में यदि कोई सामान बैठ के बेचने लग जाएगा, सड़कों में कोई तिरपाल लगा के बैठ जाएगा, सड़कों में कोई दुकान बना लेगा, महापौर जी के वार्डों में 3-3 बजे तक दुकानें खुली रहेगी हैं, और बाकी दुकानों को आप 10 बजे बंद करने के लिए बोलोगे। महापौर के वार्ड में स्लैब के साथ, शटर के साथ कब्जा रहेगा, सड़क तक कब्जा रहेगा, लोग वहाँ चल नहीं पा रहे हैं, यातायात बाधित हो रही है। तो जो यातायात बाधित हो रही है, जिसमें सड़कों में कब्जा है, रसूखदारों का कब्जा है, बड़े लोगों का कब्जा है, और छोटे लोगों को आपने ठेला लगा के उनसे वसूली कर रहे हैं कि आप यहाँ ठेला लगाओ, 500 रुपये मुझे दो। तो इन सब चीज़ों में लगाम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल 15 साल देखी है जनता ने। जनता को कोई सड़क में चल रहा है उसको कोई चाकू मार देगा, कोई सड़क में चल रहा है उसको दारू पीने के लिए पैसा मांग के कोई उसको चाकू मार देगा, कोई महिला जा रही उससे मोबाइल छीन लेगा, उसका चैन छीन लेगा, किसी के साथ छेड़खानी हो जाएगी, कोई दादागिरी करेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई कब्जा कर लेगा, कोई सरकारी ज़मीन में कब्जा कर लिया है, कोई खदान को पाट के कॉलोनी बना के पैसा कमा लिया है। इन सब पर कार्रवाई होगी। जितनी बातों को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में कांग्रेस के खिलाफ उठाया, चाहे वो नगर निगम का विषय हो, बहुत से घोटालों के लिए भी आप लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। जितने भी मामलों को हमने उठाया है उन सब मामलों पर हम अपने ही सरकार से कार्रवाई की मांग करेंगे। और सड़कें चलने के लिए, बगीचा घूमने के लिए, आप बगीचों में आप मांस मटन बेचने लग जाएंगे, बगीचों में आप दुकानें खोल लेंगे। आपने बगीचों को लीज में दे दिया, बगीचे के पाथवे में आप कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे, तो बगीचे में इवनिंग वॉकिंग और मॉर्निंग वॉकिंग करने वाले जाएंगे कहाँ? वहाँ बदबू आ रही है। तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए ऐसा लगता है कि सही सरकार सही समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने चुना है और हजारों वोटों से जिताया है। 67,851 वोट से बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण विधानसभा चुनाव जीतते हैं। 42,000 वोट से राजेश मुड़त जी चुनाव जीतते हैं। 25,000 वोट से पुरंदर मिश्रा जी वोट जीतते हैं। 35,000 के अधिक वोटों से मोतीलाल साहू जी चुनाव जीतते हैं। ये जनता का आक्रोश था नगर निगम के प्रणाली के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के महापौर और भूपेश बघेल के खिलाफ में, राज्य सरकार की जो नीतियां थी उसके खिलाफ में, और उनके कुप्रशासन के खिलाफ, उनके वादा खिलाफी के प्रशासन में जनता ने मत दिया है। भारतीय जनता पार्टी को जिताया नहीं, बम्पर वोटों से, प्रचंड मतों से जीता है। जी, नगर निगम में आप प्रवक्ता भी हैं बीजेपी की तरफ से, तो क्या जो कांग्रेस की कमियां उनको सही तरीके से अब जनता के बीच में लाने में सफल हो पाए? हम लोगों ने रायपुर नगर निगम में, चूँकि राजधानी से आंदोलन खड़े होते हैं, राजधानी के पार्षद हों, राजधानी के विधायक हों, राजधानी के संगठन के पदाधिकारी हों भाजपा के, उन सब के ऊपर बड़ी जवाबदारी रहती है। बड़े आंदोलन राजधानी से चले, बड़ी बातें आंदोलन, चाहे नगर निगम में महापौर का विरोध हो, चाहे प्रदेश में मुख्यमंत्री का विरोध हो, इस सदन से लेके, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल जी हो, डॉक्टर रमन सिंह जी हो, जय चंद्राकर जी हो, उन्होंने सदन में, विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पीने के पानी की समस्या हो, कानून व्यवस्था की बात हो, शहर के विकास की बात हो, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो, इन सब चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे उठाया। और आप रायपुर नगर निगम में देखो, अवैध कब्जे की बात हो, महापौर के भ्रष्टाचार की बात हो, रावतपुरा सरकार में वहाँ पे टेंडर की बात हो, गलत लोगों को एक के बाद एक काम देने की बात हो, खदान को पाट के वहाँ पे कॉलोनी बसाने की बात हो, इन सबको, पेयजल की बात हो, सफाई की बात हो, घर घर राम की कंपनी यदि कचरा नहीं उठा रही उसकी बात हो, सदन में महापौर का जो हमने विरोध किया, जो एजेंडे को हमने गिराया, जो हमारी सशक्त विरोध रही कोरोना कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों ने, विधायकों ने, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में भाजपा संगठन ने और आरएसएस ने जो काम किया, घर घर जाके जो सेवा की, भाजपा पार्षदों ने जो काम किया, मुझे खुद कोरोना हुआ था, मेरे परिवार में 7 लोगों को कोरोना हुआ था। मुझे जहाँ तक याद है कि आपका जो डेथ की खबर है वो भी वायरल हो गई, थी। आना पड़ा। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की डेथ हो गई थी, उसकी बॉडी को मैंने उठवा के भिजवाया, जितने लोग के सबकी जांच करवाया, तो उस समय चल गया। तो हम लोग कोरोना कार्यकाल में काम किए, उसका सूचना बोलते हैं कि भाजपा के लोगों ने काम नहीं किया, तो हम लोग बीच में थे तभी तो हमारी सूचना निकली थी, तभी तो हम एम्स में एडमिट थे।
हमारे दोनों बच्चे, हमारे बहन 1 महीना तक एडमिट थी हॉस्पिटल में, ले दे के सबकी जान बची है। कई लोगों की जान, हमारे कार्यकर्ताओं की जान, हमारे मित्रों की, हमारे परिवारजनों की, हमारे नागरिकों की जान कोरोना काल में हज़ारों लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री जी ने 2-2 इंजेक्शन बनवाए, सबको फ्री में इंजेक्शन लगवाए, पार्षदों ने, सभी ने काम किया। मैं बोलता हूँ दलगत राजनीति से उठ के हर पार्षद जो है अपने क्षेत्र में काम किया। प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन भिजवाया उसके लिए सबने काम किया, सबको वैक्सीन लगाए, और उसके कारण हम लोग समय के पहले कोरोना से बाहर निकल आए और अपने कामों में वापस लौट आए। आज भी चीन में कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है, आज बच्चों में वहाँ फिर से कुछ नई बीमारी फैलने की बात आ रही है पिछले 2 महीने से। आज हमारे यहाँ बच्चों को वैक्सीन लग गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, भाजपा के प्रयास से ये देश सुरक्षित रूप से कोरोना काल से अपने देशवासियों को बाहर निकाला। अर्थव्यवस्था भी हमारी अच्छी रही, आज भी अर्थव्यवस्था हमारी दौड़ रही है। तो एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम चल रहा है। राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार। नगर निगम में भी जनता यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम होगा, गरीबों के साथ न्याय होगा। अभी भाजपा महापौर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे? देखिए क्या होता है कि जब चुनाव होता है तो सत्ता पक्ष, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थी, कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बम्पर मतों से जिताया, 54 विधायक उनके जीत के आए। रायपुर शहर में 4 विधानसभा जीतते, 7 जिले के सीटों को जीता जाता है। तो निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री है वो जाके इस्तीफा देते हैं, नैतिक जवाबदारी लेते हैं। तो महापौर की जिम्मेदारी बनती है, यदि वो अच्छा काम किए रहते तो 1 सीट तो जीतते, 1 वार्ड, 2, 4, 5 वार्डों में तो लीड करते। पूरे के पूरे वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, कांग्रेस की हार हो रही है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस को हरा के भारतीय जनता पार्टी यदि राजधानी में जीतती है तो महापौर से इस्तीफे की मांग करना विपक्ष के नाते हमारा और नैतिकता के नाते हुए इस्तीफा दें। मांग की है कि आप अपने कार्य को सुचारू रूप से कर नहीं पाए, जनता की भावनाओं को समझ नहीं पाए, विकास को मुख्य धारा पे ला नहीं पाए, साफ सफाई व्यवस्था में आप असफल रहे, मच्छर उन्मूलन में आप असफल रहे, आप पर्याप्त मात्रा में सड़क, बिजली, पानी, बगीचों के लिए बजट नहीं ला पाए, आप पार्षदों के वार्डों में विकास के लिए राशि नहीं दे पाए। जनता कहीं ना कहीं सब चीज़ों को समझी है तो विरोध में मतदान की है। तो आप इस्तीफा दें, भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा मांगी है और आगे भी मांगेगी। अभी आपके कार्यकाल का 1 वर्ष और बाकी है, तो इसके लिए क्या आपके पास स्ट्रेटजी है जो आप करना चाहते हैं? हम लोग जनता की भावनाओं, जनता के विश्वास और जनता ने जिन भावनाओं और विश्वास के साथ में हमको वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भारी बहुमत से जिताकर भाजपा की सरकार जो प्रदेश में बनाई है, कल शपथ ग्रहण के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और 500 रुपये में सिलेंडर देने की जो बातें, प्रमुख बातें हैं, उस पर आने वाले 2-3 महीने में काम होगा और पार्षद अपने वार्ड के पात्र हितग्राहियों को, जनता को उसका लाभ दिलाएगी, हर घर तक पहुंचेगी। और छत्तीसगढ़ में जो भाजपा ने घोषणा किया है, प्रधानमंत्री ने जो केंद्र में घोषणा किया है, उन सब का लाभ जो कांग्रेस शासन में पिछले 4 साल में नहीं मिल पा रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर घर तक, हर महिलाओं तक, हर नागरिक तक पहुंचाने का काम हम पार्षद भाजपा के करेंगे। ऐसा कुछ अंदर में है कि जब चुनाव के समय आप जनता के बीच गए थे और वादा किए थे और उसमें से जो खास था उसको आप कर नहीं पाए, तो क्या इसके कोई टीज या खींच अंदर में है? देखिए कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि जो होता है वो कितना भी काम कर ले, वो अपने कामों से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं हर चीज़ को हम जो करते हैं उसको हम और अच्छे से कर सकते हैं। तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ प्रश्न छूट जाएंगे, आपको बाद में याद आएगा कि ये भी प्रश्न पूछना था। तो वैसे जब हम जनता के बीच जाते हैं, जब काम करते हैं, तो हमको लगता है कि ये सड़क बनी थी, सड़क में जब हम चलना चालू करते तो लगता है कि नहीं, सड़क को हम और अच्छे से बना सकते थे। कहीं बगीचा बनता है तो हम
जब वहाँ बगीचे में घूमने जाते हैं तो लगता है 2-4 महीने बाद कि नहीं, बगीचे में ये नहीं, ऐसा और होना था। तो जब कभी काम का अंत नहीं है, मैंने कहा ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हम काम करेंगे, काम करने के बाद हम जब वहाँ पे उसका उपभोग भी तो हमको करना है। आखिर जनप्रतिनिधि भी तो एक नागरिक है। जनप्रतिनिधि जो सड़कों को बनाता है, जो लाइटों को लगाता है, जो बगीचों को बनाता है, जो नल लगवाता है, जो विकास करवाता है, उस विकास का उपभोग भी तो एक नागरिक की हैसियत से, एक जनप्रतिनिधि नहीं, एक नागरिक की हैसियत से वो भी तो करता है, उसका परिवार भी तो करता है। तो उसके मित्र हों, उसके परिवारजन हों, उसके क्षेत्र के नागरिक हों, उसकी जो कमियां हैं उसको बताते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग भी जो विकास काम कराते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, उसको हम आगे पूरा करते हैं। क्या आने वाला समय में मृत्युंजय दुबे जी को महापौर के रूप में देख सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को दायित्व मिलता है। किसी को बूथ अध्यक्ष के रूप में मिलता है, किसी को पार्षद के रूप में काम करने का अवसर मिलता है, और जो भी दायित्व पार्टी देती है हम लोग उसको पूरा करते हैं। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कल मध्य प्रदेश में एक ऐसे मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसका नाम की कल्पना किसी ने की नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता जो है वो महत्वपूर्ण है। हर कार्यकर्ता की अपनी जवाबदेही है। पार्टी के दायित्वों को, पार्टी के कामों को, पार्टी के वादों को, पार्टी के घोषणा पत्र को वो पूरा करने का प्रयास करता है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, एक पार्षद के रूप में मुझे दायित्व मिला भारतीय जनता पार्टी का, मैं काम कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का कोई यदि अविश्वास प्रस्ताव आएगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पार्षद, 31 पार्षद आज हमारे बीच में, कोई भी पार्षद महापौर बन सकता है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अपने वार्डवासियों को हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे तो प्लीज़। मैं रायपुर राजधानी के पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड के साथ साथ पूरे राजधानी वासी के साथ साथ प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को प्रचंड मतों से जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए हैं। अब आपका जो विश्वास है, आपकी जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण भाजपा की सरकार करेगी। आपकी भावनाओं के अनुरूप सरकार काम करेगी। आप घोषणा पत्र का जल्दी क्रियान्वयन होगा, यही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। तो आप सुन रहे थे वार्ड नंबर 42 के पार्षद मृत्युंजय दुबे जी को, जिनका कहना था कि मैं अपनी क्षमता के साथ काम किया और जो कुछ काम छूट गया है उसको आने वाले साल में पूरा करूंगा। जनता का सहयोग मुझे चाहिए, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले बार आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।